आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर की पड़ताल करने वाले हैं जहां शुरुआती विदेशी आक्रमणों ने सब कुछ बदल के रख दिया। हमारे पास एक ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास के कुछ नोट्स हैं जो इन घटनाओं को और खास तौर पर महमूद गजनवी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ मतलब तारीखें और लड़ाइयाँ दोहराना नहीं है। नहीं, इन नोट्स की मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन हमलों के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या ये सिर्फ दौलत की लूट थी या इसके पीछे कोई गहरी, कोई पर्सनल कहानी भी छिपी हुई थी। बिल्कुल। और यही पर्सनल एंगल इसे फैसिनेटिंग बना देता है। हम सोमनाथ मंदिर पर हुए उस हमले की कहानी में भी उतरेंगे जिसके बारे में सबने सुना तो है लेकिन शायद उसकी पूरी सच्चाई नहीं जानते। एक ऐसी सच्चाई जिसमें विज्ञान, विश्वास और इंसानी मनोविज्ञान का टकराव है। तो चलिए इतिहास की इस परत को खोलते हैं। तो इन नोट्स के मुताबिक कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम से। हाँ, जिसने भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके आक्रमण की वजह कोई बड़ी सल्तनत बनाने की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक झूठा आरोप था। अल हज्जाज नाम के एक शासक ने सिंध के राजा दाहिर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उसका जहाज लूट लिया है। और ये एक बहुत कॉमन टैक्टिक थी, एक बहाना बनाकर हमला करना। अच्छा। लेकिन यहाँ जो असल में हुआ वो ये था कि कासिम ने सिर्फ लड़ाई ही नहीं जीती, उसने यहाँ से बेहिसाब सोना चांदी भी लूटा। और जब वो ये दौलत वापस लेकर गया तो उसने अनजाने में, आप कह सकते हैं, पूरे अरब जगत के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। मतलब उसने दुनिया को बता दिया कि भारत में कितनी संपत्ति है। हाँ, एक तरह से रास्ता दिखा दिया। एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि भारत जाओ, वहाँ बहुत दौलत है। बिल्कुल। और इसी रास्ते पर चलने वाला अगला बड़ा नाम था महमूद गजनवी। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा, ये नोट्स बताते हैं कि उसकी कहानी सिर्फ दौलत के लालच से कहीं ज्यादा पर्सनल है। एग्जैक्टली। गजनवी को समझने के लिए हमें उसके परिवार की कहानी में जाना होगा। इसकी शुरुआत होती है यामिनी वंश से, जिसे गजनी वंश भी कहते हैं। हाँ, जिसे गजनी वंश भी कहते हैं। इसकी नींव रखी थी अल्पतगीन नाम के एक शख्स ने। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आता है जब अल्पतगीन का एक गुलाम सुबुक्तगीन सत्ता में आता है। और ये सुबुक्तगीन ही महमूद गजनवी का पिता था। सही। तो सुबुक्तगीन भी भारत की दौलत से आकर्षित था। हाँ, बिल्कुल। उसने भारत पर हमला करने की कोशिश की और पेशावर के राजा जयपाल पर आक्रमण कर दिया। ओके। लेकिन ये लड़ाई उसके लिए अच्छी साबित नहीं हुई। उस लड़ाई में सुबुक्तगीन मारा गया। एक मिनट, तो गजनवी का पिता राजा जयपाल से लड़ते हुए मारा गया था? जी हाँ। ये तो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। बिल्कुल। और यहीं से गजनवी की कहानी का साइकोलॉजिकल एंगल शुरू होता है। अच्छा। इन नोट्स के मुताबिक महमूद गजनवी बड़ा होकर अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। ओह। और जब वो अपना पहला बड़ा हमला भारत पर करता है तो वो किसी और पर नहीं बल्कि सीधे पेशावर के राजा जयपाल पर करता है। वाओ। तो जिसे हम इतिहास की किताबों में सिर्फ एक लुटेरे के तौर पर पढ़ते हैं, उसका पहला बड़ा कदम एक बेटे का बदला था। बदला। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? क्या इसका मतलब ये है कि अगर ये पर्सनल दुश्मनी न होती तो शायद गजनवी के हमले इतने क्रूर और लगातार न होते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये नोट्स इसी तरफ इशारा करते हैं। ये हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी-बड़ी ताकतों और आर्थिक वजहों से नहीं बनता। कई बार इतिहास के बड़े-बड़े मोड़ के पीछे एक बहुत ही इंसानी भावना, जैसे कि बदला, छिपी होती है। तो गजनवी दौलत तो चाहता ही था, लेकिन उसकी आग में घी का काम कर रही थी अपने पिता के कातिल से हिसाब बराबर करने की चाहत। बिल्कुल। एक आदमी जो बदले की आग में जल रहा हो वो बहुत विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी विनाश का सबसे बड़ा उदाहरण है सोमनाथ मंदिर पर उसका हमला। हाँ, इन नोट्स में उसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। तो गजनवी ने करीब 1000 से 1027 एडी के बीच, हाँ, लगभग 27 साल 17 बार हमले किए भारत पर। 17 बार। लेकिन जो सबसे, जिसे कहते हैं ना, विनाशकारी हमला था, वो सोमनाथ वाला था। वो था 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। और इसकी एक वजह मंदिर से जुड़ा एक चमत्कार था। वही हवा में तैरने वाली शिवलिंग की कहानी है ना? जी। नोट्स बताते हैं कि मंदिर की मुख्य शिवलिंग न तो ऊपर से किसी चेन से बंधी थी, हाँ, और ना ही नीचे जमीन पर टिकी थी। वो बस हवा में तैर रही थी। आप कल्पना कीजिए उस दौर में ये नजारा कितना चमत्कारी और दैवीय लगता होगा। बिल्कुल। लोगों के लिए तो ये भगवान शिव की साक्षात शक्ति का प्रमाण था। इसीलिए इस मंदिर की मान्यता और चढ़ावा दोनों ही बहुत ज्यादा थे।
लेकिन जब गजनवी अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा तो उसके साथ कुछ विद्वान और इंजीनियर भी थे। उन्होंने जब ये देखा तो कहा कि ये चमत्कार नहीं, ये विज्ञान हो सकता है। ये विज्ञान हो सकता है। और इनका सिद्धांत क्या था? उनका मानना था कि मंदिर की दीवारों या शायद छत में बहुत शक्तिशाली चुंबक लगे हो सकते हैं। मैग्नेट्स। हाँ, मैग्नेट्स। और शिवलिंग भी किसी खास धातु का बना होगा। इन चुंबकों का जो कंबाइंड मैग्नेटिक फोर्स था वो इतना पावरफुल था कि वो शिवलिंग को बीच हवा में बैलेंस्ड रखे हुए था। मतलब ये उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना था। बिल्कुल। तो एक तरफ थी आस्था जो इसे भगवान का चमत्कार मान रही थी, और दूसरी तरफ थी साइंस जो इसे मैग्नेटिक फोर्स कह रही थी। और फिर क्या हुआ? गजनवी ने अपने विद्वानों की बात मानी। उसने आदेश दिया कि मंदिर की दीवारों को एक एक करके तोड़ा जाए। ओह! और हुआ भी वही। जैसे ही कुछ दीवारें गिरी वो मैग्नेटिक फील्ड का संतुलन बिगड़ा और वो हवा में तैरती शिवलिंग ठड़ाम से जमीन पर आ गिरी। बिल्कुल। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। उस समय के लोगों का विश्वास कैसे टूटकर बिखर गया होगा। सही बात है। लेकिन ये नोट्स यहाँ एक और हैरान करने वाली बात बताते हैं। जब गजनवी और उसकी सेना मंदिर के अंदर लूटपाट कर रही थी तो मंदिर के प्रांगण में उनसे कई गुना ज्यादा संख्या में साधु संत और पुजारी मौजूद थे। हाँ, और वो बस हाथ जोड़े कुछ नहीं, बस इंतजार कर रहे थे कि भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलेंगे और अपने त्रिशूल से गजनवी और उसकी पूरी सेना को भस्म कर देंगे। वो एक चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। हाँ। ये उस समय की दो अलग अलग सोच का सीधा टकराव दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ आक्रमणकारी थे जिनकी सोच थी कि जो करना है इसी दुनिया में अपनी ताकत से करना है, और दूसरी तरफ स्थानीय लोग थे जिनका भगवान पर इतना अटूट विश्वास था कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी भगवान पर ही छोड़ दी। इन नोट्स में इस मानसिकता को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी भी दी गई है। अच्छा, एक गांव में बाढ़ आती है और एक साधु अपनी कुटिया में फंस जाता है। एक नाव वाला उसे बचाने आता है, पर साधु कहता है तुम जाओ, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो खुद मुझे बचाने आएंगे। पानी बढ़ता है, एक हेलीकॉप्टर आता है, पर साधु फिर वही कह के मदद ठुकरा देता है। आखिर में वो डूबकर मर जाता है। और फिर ऊपर जाके भगवान से शिकायत करता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। हाँ, तब भगवान जवाब देते हैं, मूर्ख, मैं ही तो तुम्हें बचाने नाव और हेलीकॉप्टर के रूप में 2 बार आया था, पर तुमने मेरी मदद लेने से ही इनकार कर दिया। ये कहानी सोमनाथ के प्रांगण में बैठे उन साधुओं की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बिल्कुल, वो कर्म करने के बजाय सिर्फ चमत्कार का इंतजार करते रहे। तो गजनवी ने सोमनाथ से बेहिसाब खजाना लूटा, मंदिर को तोड़ा और वापस जाने लगा। लेकिन इन नोट्स के मुताबिक कहानी में एक और मजेदार मोड़ बाकी था। हाँ, रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ? जब वो रेगिस्तान के रास्ते से लौट रहा था तो रास्ते में जाटों ने उसकी सेना पर धावा बोल दिया। अच्छा। वो गजनवी के सेना के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थे, लेकिन अपने इलाके को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने गजनवी से लूटा हुआ बहुत सारा सामान छीन लिया। आप मजाक कर रहे हैं? मतलब इतिहास के सबसे बड़े लुटेरों में से एक, हाँ, जो सोमनाथ का खजाना लूट कर जा रहा था, उसे रास्ते में दूसरे लुटेरों ने लूट लिया। द लूटर गॉट लूटेड। इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है? मुस्कुराते हुए, और ये घटना भी गजनवी के पर्सनल ईगो पर एक चोट थी। और उसके भारत पर आखिरी आक्रमण का कारण भी यही बनी। 1027 में उसने अपना अंतिम हमला किसी राज्य को जीतने के लिए नहीं किया, बल्कि बदला लेने के लिए इन्हीं जाटों के खिलाफ किया था। बिल्कुल। ये फिर से उसी पैटर्न को दिखाता है। पिता की मौत का बदला, अपनी लूट का बदला, उसके कई फैसले व्यक्तिगत रंजिश से प्रेरित थे। ये तो सच में एक जटिल किरदार था। एक तरफ उसे मूर्ति भंजक यानी मूर्तियां तोड़ने वाला कहा जाता है। हाँ, उसने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थानेश्वर मंदिर के चक्रस्वामी की मूर्ति को तोड़ा था। लेकिन दूसरी तरफ ये नोट्स उसकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं जो इस विनाशक की छवि से मेल नहीं खाता। बिल्कुल। वो सिर्फ एक विनाशक नहीं था। नोट्स के मुताबिक उसने चांदी के सिक्के चलाए और उन सिक्कों पर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत अजीब बात है। जो आदमी संस्कृत से जुड़ी मूर्तियों और मंदिरों को तोड़ रहा है, वही अपने करेंसी पर संस्कृत को जगह दे रहा है। ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसके अलावा उसने अफगानिस्तान में गजनी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। हाँ, मतलब वो शिक्षा को भी महत्व देता था। और उसके दरबार में उस दौर के कुछ सबसे बड़े बुद्धिजीवी और इतिहासकार थे। हाँ, 3 बहुत प्रसिद्ध नाम थे। हाँ। पहला अल-बरूनी, जिसने किताब उल हिंद लिखी, जो आज भी भारत को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। सही। दूसरा फिरदौसी,
जिसने शाहनामा लिखी, जिसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। यामिनी लिखी। और यहीं पर ये नोट्स एक ऐसी जानकारी देते हैं जो किसी भी परीक्षा में किसी को भी फंसा सकती है। अच्छा। मान लीजिए सवाल आता है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार यानी कोर्ट हिस्टोरियन कौन था? और ऑप्शंस में ये तीनों नाम है, अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी। ज्यादातर लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल। और सही जवाब उतबी होगा। क्यों? इसकी वजह बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण है। अलबरूनी और फिरदौसी उसके समकालीन थे, यानी उसी के जमाने में थे और उसके साम्राज्य में रहते थे, लेकिन वो दरबारी नहीं थे। अच्छा। उतबी ही वो शख्स था जो क्या कहते हैं ऑफिशियल तौर पर उसके दरबार में बैठकर उसकी निगरानी में इतिहास लिखता था। टेक्निकली दरबारी इतिहासकार का पद उतबी के पास ही था। ये हुई ना डीप डाइव वाली बात। ये छोटा सा फैक्ट इन तीनों के रिश्ते को गजनवी के साथ बिल्कुल साफ कर देता है। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि महमूद गजनवी सिर्फ एक लुटेरा नहीं था, वो एक जटिल इंसान था जो बदले की आग में जल रहा था, लेकिन साथ ही वो राज चलाने की व्यावहारिकता और ज्ञान के महत्व को भी समझता था। बिल्कुल। और सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं है। नहीं, ये विज्ञान और आस्था, कर्म और भाग्य के बीच के उस टकराव की कहानी है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। और जाते जाते हम एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, ये नोट्स हमें गजनवी का वो विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ मूर्ति भंजक की उपाधि, दूसरी तरफ सिक्कों पर संस्कृत। ये हमें सत्ता के चरित्र के बारे में क्या बताता है? क्या किसी नई जगह पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए जरूरी है कि आप पहले पुरानी सत्ता के प्रतीकों को नष्ट करें और फिर उसी संस्कृति के कुछ तत्वों को अपनाकर स्थानीय लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत करें? विनाश और अपनाना, क्या ये दोनों हमेशा सत्ता के खेल का हिस्सा रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरा।